अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर केंद्र सरकार आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू दोपहर करीब 1:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। इस ब्रीफिंग में हादसे से जुड़े ताजा अपडेट्स और सरकार द्वारा की जा रही जांच के बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार इस दुर्घटना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। भारत और कनाडा ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने के समझौते पर सहमति जताई है। यह डील 2023 में शुरू हुए द्विपक्षीय तनाव के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ मानी जा रही है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की एजेंसियां उग्रवाद, संगठित अपराध और आतंकवाद से जुड़ी सूचनाएं साझा करेंगी। खास बात यह है कि अलगाववादी समर्थकों के विरोध के बावजूद कनाडा ने भारत से सहयोग की प्राथमिकता दी है। यह कदम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के आरोपों की पृष्ठभूमि में भी अहम माना जा रहा है। समझौते की घोषणा G7 सम्मेलन के दौरान हो सकती है, जहां पीएम मोदी और कनाडाई पीएम की मुलाकात संभावित है। इससे भारत कनाडा संबंधों में नया मोड़ आने की उम्मीद है। ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइल हमले किए, जिनमें से कई मिसाइलें इजराइल की सिटी तेल अवीव में गिरी, जिससे शहर में भारी नुकसान और आगजनी की खबरें हैं। हमलों में कम से कम 21 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालात गंभीर बताई गई है। ईरान की यह कार्रवाई इजराइल द्वारा ईरानी सैन्य कमांडरों और परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। इजराइल की मिसाइल डिफेंस प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें शहरों तक पहुंच गई है। तेल अवीव और यरूशलम समेत पूरे इजराइल में सायरन बजते रहे और नागरिकों को शेल्टर में रहने के निर्देश दिए गए। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और आगे और हमले की आशंका जताई जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति और चिंताओं से भारत को अवगत कराया। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर भारत का गलत नक्शा साझा कर दिया था। यह नक्शा ईरान में इजरायली हमले से जुड़ी एक पोस्ट के साथ साझा किया गया था। भारतीय यूजर्स के विरोध के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने माफी मांगते हुए कहा कि सीमाएं सही तरीके से नहीं दर्शाई गई थी। बयान में IDF ने कहा कि यह पोस्ट सिर्फ क्षेत्र की एक झलक थी। इसमें सीमाओं का सही चित्रण नहीं किया गया। किसी को ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा चाहते हैं। दिल्ली के जनपद रोड स्थित CCS बिल्डिंग में आज भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी दिल्ली फायर सर्विसेज ने दी। मौके पर फिलहाल दमकल की 13 गाड़ियां मौजूद हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को गेटविक जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बहुविषयक जांच समिति का गठन किया है। इस बात की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट कर दी। यह समिति दुर्घटना के कारणों की गहराई से जांच करेगी। साथ ही यह मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी सुझाएगी। इससे पहले हादसे के बाद बड़ा कदम उठाते हुए DGCA ने देश में इस्तेमाल हो रहे एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पीड़ितों के परिवार वाले DNA नमूने देने BJ मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है, जिसमें एकमात्र जीवित बचे यात्री और MBBS छात्र भी शामिल है। इस भीषण त्रासदी में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए AI-171 विमान के मलबे का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें फ्लाइट का पिछला हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो त्रासदी की भयावहता को और स्पष्ट कर रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के 28 घंटे बाद विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। अब इसके डेटा को एनालिसिस किया जाएगा ताकि हादसे की असल वजह का पता चल सके। इस जांच में उन देशों की संस्थाएं भी शामिल होगी जो किसी न किसी रूप से इस दुर्घटना से जुड़ी हुई हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई विमान हादसा होता है तो एक खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाता है। असम के धुबरी में हनुमान मंदिर में गाय का सिर फेंकने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि 38 आरोपियों को रात भर की छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। यह घटना बकरीद के अगले दिन हुई, जब मंदिर में गाय का सिर पाया गया। शर्मा ने कहा कि धुबरी में एक सांप्रदायिक समूह सक्रिय है जो नवीन बांग्ला के पोस्टर लगा रहा है। इससे पहले पुलिस को शूट एट साइट का आदेश दिया गया था। बीजेपी शासित असम में मंदिरों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि इस नीति में शराब की गुणवत्ता के वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री के डिजिटलीकरण और अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया पे पारदर्शिता जैसे सुधार शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति इन सभी पहलुओं पर काम करेगी। एनआईए ने असम में स्वतंत्रता दिवस 2024 के दौरान आईईडी धमाकों की साजिश मामले में उल्फा के 3 आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इन पर देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की साजिश का आरोप है। आरोपियों ने गुवाहाटी सहित कई इलाकों में धमाके की योजना बनाई थी। गुवाहाटी की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र दाखिल किया गया। पटना के दानापुर में 25,000 के इनामी कुख्यात टॉप 10 अपराधी विवेक कुमार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार देर रात श्री घाट पर हुई कार्रवाई के दौरान विवेक ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की एक गोली अपराधी के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि विवेक कुमार 13 जून को हुई हत्या के मामले में हथियार बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस बरामद कर विवेक को अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। परिषद के अनुसार कक्षा 8 तक के सभी स्कूल अब 30 जून तक बंद रहेंगे। यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया ताकि उन्हें अत्यधिक गर्मी से बचाया जा सके।